नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा और हम लोग कक्षा 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं। तो अपने इस सेशन में मैं समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को हल करने का तरीका जो एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरा देश त्रस्त है। विश्व के साथ साथ भारत भी अछूता नहीं है इससे। आपके विद्यालय, आपके ट्यूशन क्लासेस या जहाँ भी आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो उनकी आगे की संभावना क्या है, कब से क्लासेस चलेंगे, इसका कोई अता पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पाठ्यक्रम को निश्चित रूप से पूरा करते रहें, अन्यथा की स्थिति में आपको आने वाली परीक्षा में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समाप्त किया था। उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने ख़त्म किया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे। अब हम इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके हल को देखेंगे। प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो पहला प्रश्न है कि श्रेणी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो आप जानते हैं कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर समान होगा। T2 - T1 का मान T3 - T2 के बराबर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सबका एक ही आएगा। प्रथम पद माने जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि प्रथम पद A बराबर 3 हो जाएगा। जो ये लिखा हुआ है यही क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप T1 यानी A बराबर 3 हो गया, T2 बराबर 1 हो गया और T3 बराबर -1 हो गया। तो T2 - T1 का मान निकाल लें तो 1 - 3 यानी -2 और T3 - T2 का मान निकाल लें तो -1 - 1 यानी -2। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि T2 - T1 की वैल्यू T3 - T2 की वैल्यू के बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। यद्यपि इसमें ये पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो आप ऐसे दिखा देंगे कि ये दोनों पद बराबर आ रहे हैं, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर यानी D बराबर हो जाएगा -2। तो प्रथम पद हो गया 3 और सार्वंतर हो गया -2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये हल हुआ। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, छोटा क्वेश्चन है और परीक्षा में आप इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चनों को करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बताने का प्रयास करें। इसी क्रम में अगला है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12 जिसके लिए A बराबर 2 हो जाएगा और D कैसे निकालते हैं, T2 - T1 7 - 2 यानी 5 और n बराबर होता है 10 दिया है। यहाँ पर nवां पद का एक सूत्र बताया गया है, Pn बराबर A + n - 1 × D। A हो गया 2, n हो गया 10 -1 और D हो गया 5, यानी 2 + 9 × 5 यानी 2 और + 45 यानी ये 47 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगाकर दी गई श्रेणी का हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्रम में आपने देखा कि अगर कोई श्रेणी दी गई है, उसका प्रथम पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, तो उसका प्रयोग करके हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसकी सहायता से जो पद पूछा जा रहा है उस पद का मान ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है
क्या संख्याओं 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ी सी चर्चा इसकी की थी कि हम कौन सा पद है ये देखेंगे और nवां पद मानकर n का मान निकाल लेंगे। अगर n का मान पूर्णांक आ रहा है तो वो पद होगा और पूर्णांक नहीं आ रहा है तो कोई पद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मान लें कि माना 301 श्रेणी का nवां पद है, तो यहाँ पर a बराबर 5 हो गया, b का मान उसी प्रकार से 6 हो जाएगा, 11 माइनस 5 और Pn बराबर 301। अब Pn का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Pn हो गया 301, a 5, n माइनस 1 d हो गया 6, तो 301 माइनस 5 और 6n माइनस 1, या ब्रैकेट खोल दीजिए इसका, तो 6n माइनस 6 यानी 6n बराबर होगा 301 माइनस 5 प्लस 6। तो ये हो गया 6 और 5 घटेगा यानी 1 बचेगा और ये 302, n बराबर 302/6 और डिवाइड करेंगे तो 151 और नॉट इक्वल टू 1। तो चूंकि जो n का मान हम निकाल रहे हैं वो कोई पूर्णांक नहीं है, तो जब पूर्णांक नहीं है तो इसलिए n का मान चूंकि पूर्णांक नहीं है इसलिए जो ये पद है 301 ये इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। यहाँ हम लिख देंगे अतः 301 श्रेणी का कोई पद नहीं है। 301 is not any term of given series। एक सीरीज है 5, 11, 17, 23 and so on, and we have to find the 301 is any terms of this given series। तो n की जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो not an integer, n is not an integer, then we have to say that 301 is not any term of the given series। दिए गए श्रेणी का कोई पद 301 नहीं है। इसी क्रम में अगर हम देखें कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो दो अंकों की संख्या कौन कौन सी है? 10 से प्रारंभ होती है, 99 तक होती है। 10 3 से विभाज्य है नहीं, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है, 12 3 से विभाज्य है। यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है वो 12 है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य है वो 99 होगी। निश्चित रूप से 99 के बाद 100 आएगा, 3 अंक की हो जाएगी, तो 99 3 से भाज्य है। यानी दो अंकों की तीन से विभाज्य संख्याएं 12, 15, 18 और 19। यहाँ पर माना इनकी संख्या n है, a बराबर 12 और d बराबर 15 माइनस 12 यानी 3 और tn बराबर 99। tn का सूत्र लगा दीजिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 a हो गया 12, n माइनस 1 और d हो गया 3। इसको हम अगर सरल करें तो 3n माइनस 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो 99 बराबर 12 और 3 घटेगा 9 बचेगा और प्लस 3 है, तो यहाँ पर 3n बराबर 99 माइनस 9 यानी 90, यानी n बराबर 90/3 यानी 30 संख्याएं दो अंकों की होती हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य दो अंकों की संख्याएं कुल मिलाकर 30 होती हैं। तो यहाँ से हम
कुछ नहीं दिया हुआ था, केवल हमको इतना दे रहा था कि 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 अंकों की आप ढूंढ सकते हैं, 4 अंकों की पूछी जाए, जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में ये प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 तथा अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे कहीं समांतर श्रेणी की कोई बात नहीं की गई है कि ये समांतर श्रेणी है। इस प्रश्न में कहीं भी समांतर श्रेणी की कोई बात नहीं की गई है। आप भ्रमित हो सकते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसा प्रश्न है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि पहले पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, 23 और 21 का अंतर 2 यानी 2 कम है, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, फिर 2 कम है, और ऐसे ही अंत में 5 पौधे हैं। तो 2-2 का अंतर हो रहा है। तो चूंकि 2-2 का अंतर हो रहा है तो हमको ये देखना है कि कुल पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम पद हमारा हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। 23, 21, 19, 5। श्रेणी के लिए a बराबर 23 और d होता है t2 माइनस t1 यानी 21 माइनस 23 यानी -2, और माना पंक्तियों की संख्या n है तो जो tn है वो 5 हो गया। nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं तो tn बराबर 5 हो गया। अब हम tn का सूत्र लगा दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 5, a हो गया 23, n माइनस 1 और ये माइनस 23 माइनस 2n प्लस, तो ये 2n इधर आ जाएगा, और 23 प्लस 2 माइनस 5 यानी 20। तो हमारा n बराबर हो गया 20/2 यानी 10 पंक्ति होंगी, कुल 10 पंक्तियां होंगी। ये हमारा उत्तर हो जाता है। दिए गए क्यारी में जो पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21 और इसी प्रकार से आगे, तो जो अंतिम पंक्ति है उसमें फूलों की संख्या 5 थी। इस प्रकार से जो पंक्तियों की संख्या आ रही है वो 10 है। इसी क्रम में आगे देखें कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। यहाँ ना तो प्रथम पद दिया है ना सार्वंतर दिया है, तो प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया है, पदों की संख्या दी है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। n बराबर 50 और tn बराबर है अंतिम पद 106। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn होता है। तो ये सूत्र लगा देंगे, a माने a, d माने 50 माइनस n माने 50 माइनस 1 d, और ये हो गया 106 यानी a प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण नंबर 1। और फिर तीसरा पद दिया है t3 बराबर 12, फिर वही सूत्र लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t3 माने 12, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू यानी a प्लस 2d बराबर 12। ये समीकरण नंबर 2 हो। अब हम दोनों समीकरणों को हल करें। इन समीकरणों को अगर घटा दिया जाए तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 47d, और यहाँ बचेगा 94 और 12 106। तो इस प्रकार से d बराबर आएगा 94/47 यानी 2। अब d का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे।
मिलेगा a प्लस 2d बराबर 12 है, a प्लस 2d बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 2d और d का मान हम रख देंगे 2, तो 2 गुणित 2 यानी 4, 12 माइनस 4 यानी 8 हो गया। a बराबर 8 हो गया और d बराबर 2 आ गया। 29वां पद ज्ञात करना है, फिर वही सूत्र लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t29, a माने 8, d माने 29 माइनस 1 और गुणे 2, 8 28 गुणे 2, 8 28 दूना 56 और 8 जुड़ जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो श्रेणी दी हुई थी, उस श्रेणी के लिए 29वां पद हमने निकाल दिया, 64 आएगा, जबकि यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया हुआ था। तो इसी क्रम में हम प्रश्नों की सीरीज में जो समांतर श्रेणी के हैं इनकी बात अगर करें तो एक प्रश्न है कि a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a प्लस 1 और 3a समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं। यानी t1 बराबर a है, t2 बराबर a प्लस 1 है और t3 बराबर 3a है। तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 होगा। सार्वांतर समान होता है, किसी समांतर श्रेणी के लिए सार्वांतर समान होता है, तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 हो जाएगा। यानी a प्लस 1 माइनस a बराबर 3a माइनस a माइनस 1। यहाँ प्लस 1 है, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ a कट जाएगा, ये 1 बचा, 3a माइनस a और माइनस 1, तो 3a माइनस a माने 2a, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 1। तो अगर ये 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान 1 होगा। अब अगर हम यहाँ रख कर देखें तो 1, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा समांतर श्रेणी में। तो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और 21वां पद 104 है, सार्वांतर ज्ञात करना है। यानी n बराबर क्या है, 100, n बराबर है 21, tn क्या है 104 है और a बराबर 4 है। तो tn का एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये सूत्र अगर हम लगा दें तो यहाँ हो जाता है 104, 4 प्लस n की जगह 21 और इंटू डी, ये 104 माइनस 4 यहाँ 20 है, तो ये हो जाता है 100। यहाँ हम देखें तो 100 बराबर 20d, यानी d बराबर 100/20 यानी 5। तो सार्वांतर जो हमारा है वो d बराबर 5 और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर d का मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ a दिया था, nवां पद दिया था और n का मान दिया था। तो tn बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कल हमने इसकी चर्चा की थी। इन 4 अज्ञात राशियों में से किसी भी 3 राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसी क्रम में ये ज्ञात किया गया है। अगला एक इसी सीरीज में देखें, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद 9वें पद से 24 अधिक है। 17वां पद 9वें पद से 24 अधिक है, तो श्रेणी का सार्वांतर क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो माना प्रथम पद a तथा सार्वांतर b है। अब 17वां पद t17 क्या है, t9 से 24 अधिक है। t17 इज इक्वल टू t9 प्लस 24, t17 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही सूत्र हम लगा देंगे, n के स्थान पर 17। इसी प्रकार से a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी और 24 हो गया। ये a है, ये 16d हो जाएगा, ये a इधर आ जाएगा, माइनस a हो गया,
और यहाँ 8, ये a कट जाएगा, 16d माइनस 8d बराबर 24, 8d बराबर 24, तो d बराबर 24/8, यानी ये हमारा यहाँ पर सार्वंतर हो जाता है। अगर एक समांतर श्रेणी के 17वें पद का मान 9वें पद से 24 अधिक है तो सार्वंतर का मान 3 हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखें कि यदि k+3, k+4, 2k+6 समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, क्रमागत पद हैं, तो यहाँ लिखेंगे k+3, k+4 और 2k+6 आर इन AP समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इनका सार्वंतर समान होगा। और सार्वंतर माने k+4 माइनस k+3, t2 माइनस t1, 2k+6 माइनस k+4, ब्रैकेट खोल दें, k+4 ये माइनस के हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और 2k+6 माइनस k-4, यहाँ पर k कट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 2k में से k जाएगा, k बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी k बराबर हम लिख सकते हैं 1 - 2 यानी -1। तो इस प्रकार से जो k का मान है वो हमारा ये आंसर हो जाता है। 3 संख्याएं दी हुई थी जो समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही क्वेश्चन 7वां भी था, लेकिन यहाँ प्रथम 3 पद थे, यहाँ प्रथम 3 पद की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ बात की गई है कि ये समांतर श्रेणी के कोई भी 3 क्रमागत पद हैं। ये शर्त तभी लागू होगी जब ये क्रमागत पद होंगे, क्रमागत पद नहीं होंगे तो ये शर्त लागू नहीं होगी। तो इसी क्रम में ये थोड़ा सा अलग सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। देखें, किसी समांतर श्रेणी का 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुने के बराबर है, तो दिखाइए कि 13वां पद शून्य होगा। बिल्कुल अलग सवाल है ये। माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d, तो 5वें पद का 5 गुना, प्रश्नानुसार T5 का 5 गुना 8वें पद के 8 गुने के बराबर है, T8 के 8 गुने के बराबर है। यहाँ पर Tn का जो सूत्र होता है a + n - 1 × d, दोनों जगह रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 और a + 5 - 1 × d। 5 - 1 क्यों हुआ? क्योंकि 5वें पद की बात हो रही है। इसी प्रकार से 8 और यहाँ a + 8 - 1, तो ये हो गया 5 a + 4d और यहाँ 8 a + 7, ब्रैकेट खोल देंगे, 5a धन 20d और 8a धन 56d, सब पक्षांतर कर दीजिए उधर, 8a - 5a उधर गया, माइनस हो गया, और 56d - 20 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर 3a बचेगा और ये बचेगा 36, d बराबर 0, 3 से भाग दे सकते हैं, a + 12d बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। 13वां पद पूछा जा रहा है, तो 13वां पद क्या होगा? फिर वही सूत्र लगा दीजिए n वाला, a + 13 - 1 a + 12d, और इसका मान समीकरण 1 से 0 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 13वां पद इस श्रेणी का शून्य है। तो इस प्रकार से इस श्रेणी में 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुने के बराबर था, और हमको सिद्ध करना था कि 13वां पद शून्य होगा। इसी क्रम में अगला सवाल देखें कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 18 है और 25वां पद 49 है, तो 8वां पद ज्ञात करना है। यहाँ भी a और d नहीं दिया है, तो माना प्रथम पद a तथा
सार्वांतर डी है। प्रश्न में ये जरूर लिखेंगे आप, अगर जो चीज़ हमको माननी है, जो फाइंड करनी है, इसको लिख देंगे। तो T3 प्लस T7 इक्वल टू 80। T3 और T7, TL का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, बार बार वही उसी सूत्र की जरूरत हो रही है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा का, और a प्लस 7 माइनस 1, और ये हो जाएगा 18। तो a प्लस 2d और a प्लस 6d, ये 18 हो जाएगा। a 2a प्लस 8d बराबर 18। 2 से इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, a प्लस 4d इक्वल टू 9। और 25वां पद 49 है, यानी T25 बराबर 48। फिर वही सूत्र लग जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, यानी a प्लस 24d बराबर 49, दूसरा समीकरण हो गया। और a प्लस 4d बराबर 9, ये समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, घटा देंगे तो a कट जाएगा, 20d बराबर 40, यानी d बराबर 40 बटा 20 यानी 2। d का मान 2 आ गया, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में क्या होगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d माने 2 और इज इक्वल टू 9। तो a प्लस, यहाँ देखते हैं, a प्लस 8 इक्वल टू 9, यानी a इक्वल टू 9 माइनस 8 यानी 1। और हमसे 8वां पद पूछा जा रहा है कि 8 a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। a हो गया 1, हो गया 7, और d का मान हमने 2 निकाला है, 1 धन 14 यानी 15। तो इस प्रकार से इस श्रेणी का 8वां पद 15 हो। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए 9वें पद के सूत्र पर, और इसी प्रकार कुछ हम आगे और बात करेंगे। योगफल का सूत्र भी बाकी है, उसकी चर्चा भी हम लेक्चर 2 में कर चुके हैं, तो उनके कुछ अभ्यास के प्रश्न हम उसमें करेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको करिए, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आप लोग शेयर ज़रूर करें इसको, हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, फीडबैक कमेंट में लिखें। और अगर आपने स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेने पर आपको हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएंगे। तो समांतर श्रेणी के इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम आपको कुछ और एनसीईआरटी के तथा कुछ अलग से कमिंग एग्जामिनेशन के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।